आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ सी। फंडामेंटल मतलब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कैसे एग्जीक्यूशन होता है, कहाँ फाइल सेव होती है, हमें क्या यूज़ करना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम। जैसे सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, गोलैंग हो गया, सी हैश हो गया, सी शार्प हो गया और बहुत सारे। ये सब क्या है? ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। ठीक है, ये सब क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्यों यूज़ करते हैं? हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों यूज़ करते हैं? प्रोग्राम बनाने के लिए यूज़ करते हैं, टू क्रिएट प्रोग्राम्स। ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है? जैसे कि ये हमारा बहुत ही पहला लेक्चर है, वो भी सी का। तो मैं आपको ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में। तो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। लिखते जाइए, आप एक कॉपी बना लीजिए, एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें सारे नोट्स लाइन बाय लाइन लिखते जाइएगा। ये सब क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। ठीक है, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ क्यों करते हैं? हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं टू क्रिएट प्रोग्राम्स। अब प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब हम देखेंगे एमएस वर्ड, ऑफिस राइटर, नोटपैड, वीआई, वीआईएम। ये सब क्या है? ये सब एडिटर्स हैं। एडिटर्स हैं ये सब। ठीक है, अब एडिटर्स क्या होते हैं? एडिटर्स का हम यूज़ क्यों करते हैं? एडिटर्स का हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट डॉक्यूमेंट, क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब आपको मैं डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ एमएस वर्ड के। ठीक है, मैंने यहाँ वर्ड ओपन किया है। अब हम अभी क्या सीखने वाले हैं कि वर्ड में किस तरीके से क्या क्या डाटा सेव होता है किसी भी वर्ड फाइल में। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे आई एम फ्रॉम भोपाल। इसको सेव, इसको पूरा सिलेक्ट किया मैंने, बोल्ड किया इसको, मैंने इसको इटैलिक करा, मैंने इसको सेंटर लाइन कर दिया। ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा लेता हूँ। अब मेरा एक क्वेश्चन है, जब मैं इस फाइल को सेव करूंगा और जब रीओपन करूंगा, है ना, जब मैं इस फाइल को सेव करूंगा, तो जो फाइल बनेगी उस फाइल में क्या क्या ज्ञान होगा, क्या क्या डिटेल्स होगी उस फाइल में। तो एक बार हम पहले सेव करते हैं, इसको फिर से रन करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या क्या डिटेल्स इसके अंदर होगी। इसको हम देते हैं EG11। ठीक है, अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं वहां जाता हूँ जहाँ पे ये फाइल सेव हुई होगी। ये फाइल सेव हुई होगी डॉक्यूमेंट्स में EG11 के नाम से। अब जैसे कि मैंने ये फाइल जब वापस खोली, तो इस फाइल में क्या आया? इस फाइल में लिखा हुआ तो वही आया है, आई एम फ्रॉम भोपाल। लेकिन ये अभी भी पेज के सेंटर में है, ये अभी भी बोल्ड है, ये अभी भी इटैलिक है। इसका अभी भी जो फॉन्ट साइज है वो अभी भी यहाँ पे 40 शो हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जब मैंने पिछली बार फाइल जब मैंने सेव करी, तो उस फाइल में इस टेक्स्ट के अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी सेव हुई है। और उस इन्फॉर्मेशन में इस चीज़ का ज्ञान था कि टेक्स्ट साइज क्या होना चाहिए, सेंटर अलाइन होना चाहिए या नहीं। अब एज ए प्रोग्रामर, हमें तो प्रोग्रामिंग से मतलब है, हमें तो बस इंस्ट्रक्शंस देने से मतलब है। हमें ये मतलब नहीं है कि वो इंस्ट्रक्शन का कलर क्या है, वो इंस्ट्रक्शंस किस फॉन्ट में लिखे गए हैं, वो इंस्ट्रक्शंस सेंटर में ही है कि नहीं पेज के। तो उसके लिए हम एमएस वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? एक स्पेशल काइंड ऑफ एडिटर होते हैं। क्या बोलते हैं हम उन्हें? अब हम उन्हें बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट एडिटर्स। प्लेन टेक्स्ट एडिटर मतलब, प्लेन टेक्स्ट एडिटर का मतलब ये है कि अगर मैं प्लेन टेक्स्ट एडिटर का यूज करके कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करूं, तो उस डॉक्यूमेंट में केवल इतना ही ज्ञान होगा
कि मैंने उसमें लिखा क्या है। मान लीजिए कि अगर मैं प्लेन टेक्स्ट एडिटर पे लिखता हूँ आई एम फ्रॉम भोपाल, उसको फिर सेव करता हूँ और फिर वापस रीओपन करता हूँ, तो केवल उसमें इतनी ही चीज होगी, इतना ही डाटा उसके अंदर सेव होगा, इतना ही इन्फॉर्मेशन होगी उस फाइल में कि मैंने उसमें लिखा क्या था, उसमें क्या इंस्ट्रक्शंस दिए थे मैंने। तो प्लेन टेक्स्ट एडिटर के कैटेगरी में कौन कौन से एडिटर्स लाया करते हैं, उसमें लाया करते हैं ये वाले तीन जो मैंने दूसरी लाइन पे लिखे हैं। क्या लिखा है, नोट पैड, वी आई और वी आई एम। ठीक है। अब हमने पिछले स्लाइड में देखा, जैसे देखा कि हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए प्रोग्रामिंग करने के लिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें चूज करनी पड़ेगी। इन दिस केस वी आर गोइंग टू चूज सी। ठीक है। अब प्रोग्राम तो हम केवल इंस्ट्रक्शन देने के लिए लिख सकते हैं, प्रोग्राम लिखेंगे किसमें, प्रोग्राम लिखेंगे किसी फाइल में। ठीक है। और फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, यूजिंग प्लेन टेक्स्ट एडिटर्स। ठीक है। प्लेन टेक्स्ट एडिटर में क्या, हम क्या यूज करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं नोटपैड। इतना समझ में आया। अब आगे क्या, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये, अब ये सब क्या है, ये सब है ऑपरेटिंग सिस्टम। और बहुत तरीके से उसको होते हैं, और बहुत तरीके के होते हैं, जैसे डॉस हो गया, विंडोज हो गया, लिनक्स, बहुत लोग लाइनक्स भी बोलते हैं, मैसेंटोस हो गया, क्रोमियम हो गया। ओएस क्या काम आता है, पहले तो ओएस की बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन देखते हैं कि ओएस के थ्रू हम कर क्या पाते हैं। ओएस के थ्रू हम सिस्टम को ऑपरेट कर पाते हैं। बिना ओएस के कोई पीसी वर्केबल स्टेट में नहीं होगा, आप उस पीसी पे कुछ कर नहीं पाओगे, आप अपने लैपटॉप को ऑपरेट नहीं कर पाओगे। कुछ भी ऑपरेशंस करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। कुछ भी ऑपरेशंस मतलब, जैसे कि आप लोग कॉपी करते होंगे फाइल्स को, कहीं पेस्ट करते होंगे, कुछ क्रिएट करते होंगे, कुछ डिलीट करते होंगे, तो ये सारे ऑपरेशंस हो गए। अब इनको एग्जीक्यूट करने के लिए, इनको करने के लिए, ये सब हो पाए, ये सब हो पाने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। तो इससे क्या पता चलता है, एक बेसिक सी डेफिनेशन हमारे सामने आती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड टू ऑपरेट सिस्टम। लिखते रहिएगा, इसका नोट्स बनाते रहिएगा। अब मैंने यहाँ क्या बोला कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों यूज होता है, सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। अब जैसे कि मेरे ओएस पे, जैसे विंडोज पे हूँ, तो मुझे विंडोज पे कोई सॉफ्टवेयर रन करना है, तो वो रन कैसे होता है, वो रन होता है उस सॉफ्टवेयर का नाम ओएस को देने से। अल्टीमेटली सारी चीज, जो भी सॉफ्टवेयर आप रन करते हो, जो भी ऑपरेशन आप करते हो, वो सब ओएस ही टैकल करता है। ठीक है? तो अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर रन करना है हमारे मेरे ओएस पे, तो उसके लिए मुझे ओएस को सॉफ्टवेयर का नाम देना होगा। जैसे एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन, ये क्या है, ये है हमारा कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट क्यों यूज होता है, कमांड प्रॉम्प्ट एक मीडियम है प्रोग्रामर और ओएस के कम्युनिकेशन के लिए। हम डायरेक्ट अगर ओएस से बात करना चाहते हैं, तो ये वो टूल है जिससे हम ओएस से बात कर सकते हैं। ठीक है। मैं जैसे अभी विंडोज पे हूँ, तो विंडोज पे कमांड प्रॉम्प्ट होता है। आप हो सकता है लाइनक्स पे हो, लिनक्स पे हो, यूनिक्स पे हो, या मैक पे हो, तो उसमें उसको टर्मिनल कहा जाता है। ठीक है। ये समझ में आया कमांड प्रॉम्प्ट क्या है, ये एक साधन है, ये एक जरिया है ओएस से बात करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड पे कि किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें ओएस को उसका नाम देना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको क्रोम दिया, पहले तो देख लेते हैं इस फोल्डर में क्या क्या है। इस फोल्डर में ये सारी चीजें हैं, है ना। अब हमें क्रोम चालू कर, क्रोम रन करना है, तो ये डॉट ई एक्स क्या है, ये अभी आप भूल जाइए, सब कोर्स में होगा इंक्लूडेड। अभी हमें बस ये क्रोम रन करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको क्रोम दूंगा। यहाँ से मैंने ओएस से बात कर रहा हूँ, मैंने ओएस को नाम दिया मेरे प्रोग्राम का कि इस प्रोग्राम को आप रन कर दीजिए। ओएस ने क्या किया, जैसे ही मैंने यहाँ एंटर दबाया, उसने वो प्रोग्राम को रैम में लोड किया, उसको एनालाइज किया, और उस इनिशियल जो भी प्रोग्राम होगा, है ना, जो भी कोडिंग होगी, जो भी इंस्ट्रक्शन होगा उस प्रोग्राम के अंदर, उस हिसाब से उसने एक विंडो पॉपअप कर दी और एक तरीके की ड्राइंग बना दी, है ना। यहाँ पे हुज यूजिंग क्रोम लिखा आ गया, इस तरीके से।
अब मान लीजिए मैं इसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाता हूँ। यहाँ से उठाया मैंने इसको और यहाँ रखा। क्या हुआ यहाँ पे? एक आम इंसान की लैंग्वेज में यहाँ पे मैंने विंडो को ड्रैग कर दिया, ठीक है। और एज अ प्रोग्रामर हमें सोचना है कि यहाँ पे असल में क्या हो रहा है। यहाँ पे असल में ये हो रहा है कि एक जगह से ड्राइंग जो है वो मिट रही है और दूसरी जगह जाके वो रीड्रॉ हो रही है। मतलब मैंने यहाँ से उठाई और यहाँ रखी, तो वहां से वो जो ड्राइंग है वो हट गई है और नए पिक्सल्स पे जाके वो ड्राइंग वापस से रिक्रिएट हुई है, ठीक है। ये आपको समझ में आया कि ओएस को नाम कैसे दिया जाता है, ओएस को कमांड कैसे दी जाती है। वो दी जाती है यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट। अब आप बोलेंगे कि हम तो डायरेक्ट किसी आइकन पे डबल क्लिक करते हैं और वो रन हो जाता है, ठीक है। जैसे आप प्रोग्रामर हैं, हम प्रोग्रामर हैं, लेकिन जो नॉन प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए तो ये काफी हेक्टिक हो जाएगा कि बार बार कमांड प्रॉम्प्ट खोलो, बार बार नाम लो सॉफ्टवेयर का। तो उसके लिए क्या करा है प्रोग्रामर्स ने कि शॉर्टकट्स बना दिए। शॉर्टकट्स कैसे? जैसे आप पहला ब्लॉक देख सकते हैं, ऑफिस है यहाँ पे। अब क्या हुआ, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इस सॉफ्टवेयर का नाम ऑफिस है, तो वो ऑफिस ओएस के पास जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा, है ना। और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एनालाइज करेगा, रैम में लोड करेगा और इनिशियल इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कुछ पेंटिंग कर देगा, ठीक है। ये होता है ओएस। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपके नोट्स अच्छे से बने रहे। एग्जीक्यूट सॉफ्टवेयर need to give the name of that software to OS। लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं रुका हूँ, आप ये लिख लीजिए। आगे बढ़ो। अब क्या, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ा। ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है सॉफ्टवेयर के। उसके बाद हमने क्या देखा? एडिटर्स के बारे में। एडिटर्स के क्या नीड है, एडिटर्स हमें क्यों चाहिए, है? उससे क्या होता है, ये सारी चीज हमने इस वाली साइड पे देखी। तो ये भी किससे रिलेटेड हो गया? ये भी हो गया सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपने आप में एक सॉफ्टवेयर ही है, तो ये भी किससे रिलेटेड हो गया? ये भी हो गया एक सॉफ्टवेयर। अब अब हम देखेंगे स्टोरेज डिवाइस को। अब स्टोरेज डिवाइसेस कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। पहला टाइप क्या? पहला टाइप हो गया प्राइमरी। सेकंड टाइप, सेकंड। प्राइमरी में क्या क्या आता है? प्राइमरी में आता है हमारा रैम, लिखते जाइए। और क्या आता है? हमारा आता है रोम। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और रोम का रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी डिवाइसेस में क्या क्या आ जाते हैं हमारे? हार्ड ड्राइव आ गई, सीडी आ गई, डीवीडी आ गई, टेप आ गए, ऐसे बहुत सारे। पेन ड्राइव हो गया, हमारी मेमोरी कार्ड हो गई, एसएसडी हो गई, ये सारी सेकेंडरी डिवाइसेस में। सेकेंडरी स्टोरेज। अब प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर एक छोटा सा मिसकंसेप्शन क्या है वो, कि प्राइमरी स्टोरेज जो होती है वो वॉलेटाइल स्टोरेज होती है। मतलब वॉलेटाइल मेमोरी मतलब कि परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी मेमोरी है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है इसका? इसका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट ये है, ये रोम जो है इसका फुल फॉर्म क्या है?
इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब क्या कि इससे हम केवल पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ लिख नहीं सकते। अगर इसमें हम कुछ लिख नहीं सकते हैं तो ये प्राइमरी में है, अगर लिख नहीं सकते हैं तो ये परमानेंट हुई ना, इसमें पहले से कुछ ना कुछ होगा इसलिए परमानेंट हुई, तब लिख नहीं सकते तो। ये इसका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है। हाँ, लेकिन जो रैम रैम होती है, रैम, ये जरूर वॉलेटाइल मेमोरी है ना। ये पीसी बंद होने पे या प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म होने पे ये वैनिश हो जाती है, इसके अंदर का जो भी डाटा होता है सब वैनिश हो जाता है, सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब यहाँ पे जो बात हो रही है, इस पेज पे जो बात हो रही है, स्लाइड पे जो बात हो रही है, वो हो रही है हार्डवेयर रिलेटेड। ठीक है, अब ये पढ़ना क्यों जरूरी है? ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हम प्रोग्राम सेव करेंगे वो हम सेव करेंगे सेकेंडरी स्टोरेज, है ना। और जब उसको कंपाइल करने की बारी आएगी तो प्राइमरी मेमोरी में जाके, प्राइमरी स्टोरेज में जाके कंपाइल होगा। कंपाइल होने के बाद जो भी फाइल बनेगी जिसमें हमारा कंपाइल्ड कोड होगा वो फिर से आएगा और सेकेंडरी मेमोरी में सेव होगा, सेकेंडरी स्टोरेज में सेव होगा। अब जो कंपाइल्ड कोड, जो हमारा कंपाइल्ड कोड की जो फाइल बनी है वो क्या है, अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और अभी हमने क्या सीखा थोड़ी देर पहले कि सॉफ्टवेयर को रन कैसे किया जाता है। सॉफ्टवेयर को रन किया जाता है बाय गिविंग द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर टू ओएस। ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए हमें उस सॉफ्टवेयर का नाम ओएस को देना पड़ता है। तो जब मैं इस कंपाइल कोड वाले फाइल का नाम फिर से जब मैं ओएस को दूंगा तो वो उसको फिर से प्राइमरी स्टोरेज में लाके लोड करेगा, रैम में लाके लोड करेगा, फिर उसका एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद वो फिर सेकेंडरी स्टोरेज में आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो भी अभी तक हमने देखा है, इन सबका कुछ ना कुछ अपना रोल है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, इसलिए ये फंडामेंटल्स में हमें पढ़ने की जरूरत थी। ठीक है? सबसे पहले हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुनी, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चुन के हमको क्या पता चल गया कि अब उस लैंग्वेज को यूज करके मैं इंस्ट्रक्शंस लिख सकता हूँ। अब ये पता चला कि मैं लिख सकता हूँ, कहाँ पे लिखूंगा? मैं लिखूंगा किसी फाइल में। ठीक है, फाइल फाइल क्रिएट करने के लिए मैं क्या यूज करने वाला हूँ? मैं यूज करने वाला हूँ एक प्लेन टेक्स्ट एडिटर। प्लेन टेक्स्ट एडिटर में भी कौन सा? मैं यूज करूंगा नोटपैड। ठीक है, अब नोटपैड पे मैंने प्रोग्राम सेव कर लिया। ठीक है, अब अल्टीमेटली मैं उससे क्या बनाने वाला हूँ? एक सॉफ्टवेयर बनाने वाला हूँ। तो सॉफ्टवेयर रन कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही सिस्टम को ऑपरेट करने में यूज होता है। ठीक है, ये लाइन एक बार और फिर से पढ़ते हैं हम लोग। टू एग्जीक्यूट अ सॉफ्टवेयर वी नीड टू गिव द नेम ऑफ दैट सॉफ्टवेयर टू ओएस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर लिखिएगा। उसके बाद हमने क्या देखा? स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ा कि दो तरीके की होती है प्राइमरी में। तो प्राइमरी के भी दो सब कैटेगरी है, एक रैम एक रोम। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होता है रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी में एन नंबर ऑफ सब कैटेगरीज है उसकी। ठीक है, सेकेंडरी में हम हमारा प्रोग्राम बना के सेव करते हैं, प्राइमरी में वो रन होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने ये चीज देखी। अब एक यहाँ से हम हमारा सी का जो कोर्स है वो यहाँ से हम चालू करते हैं, मेन कोर्स जो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे? हम यहाँ देखेंगे हमने एक प्रोग्राम बनाया, उसको हमने एक फाइल में सेव किया। अब फाइल क्या, फाइल का कुछ एक क्राइटेरिया होना चाहिए, होता है कि अगर मैं सी में प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ तो फाइल इसी तरीके की होनी चाहिए, फाइल का नाम जो है, एक्सटेंशन जो है, वो सब इसी तरीके का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप वीडियो देखते हैं, तो वीडियो का कुछ एक्सटेंशन होता है। क्या एक्सटेंशन होता है उसका? MP4। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट का होता है DOC। PPT, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो आप तैयार करते हैं उसका होता है PPT। सब एक्सटेंशंस हैं। ठीक है, उसी तरह अगर आप सी का प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो सी के प्रोग्राम में जो फाइल का नेम जो है, जो उसका एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन तो सी होना चाहिए। अब इसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए देख लेते हैं।
जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसके फाइल का एक्सटेंशन सी, सी प्लस प्लस है तो उसका एक्सटेंशन CPP, पाइथन है तो पाई। और नाम क्या, नाम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अल्फाबेट जो आपके दिमाग में आ सकता है वो सब नाम हो सकता है फाइल का। जैसे कि मान लीजिए मेरे दिमाग में भी आ रहा है कि मुझे मेरी फाइल का नाम रखना है ABC.C, ठीक है, XYZ.C, QRS.C। तो मैं नाम कुछ भी लिख सकता हूँ, एक्सटेंशन लेकिन अगर मैं सी प्रोग्राम के लिए बना रहा हूँ फाइल तो एक्सटेंशन सी होना चाहिए, सी प्लस प्लस के लिए बना रहा हूँ तो CPP होना चाहिए, पाइथन के लिए बना रहा हूँ तो पाया होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया। मान लीजिए कि ये फाइल मैंने क्रिएट करी है ना, तो इसमें EG1 क्या है, EG1 फाइल का नाम, EG1 इज नेम ऑफ फाइल। फिर सी क्या है इसमें, सी जो है एक्सटेंशन ऑफ फाइल है। ये क्या है, ये डॉट क्या है, डॉट है सेपरेटर। नाम और एक्सटेंशन को अलग अलग करने के लिए हम डॉट का यूज करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि एग्जाम्पल दे दिया, ऐसा मान लीजिए MCQ आया है, MCQ में आ गया कि EG2.C, चार ऑप्शन है कि इसका एक्सटेंशन क्या है, एक में है डॉट सी, एक में है सी, एक में कुछ है, एक में कुछ है, तो आंसर सी होगा, डॉट सी नहीं होगा। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं डॉट सी एक्सटेंशन है पर सी सी एक्सटेंशन है। अब मैंने थोड़ी देर पहले जैसे बोला था कि आप नाम कुछ भी दे सकते हो, है ना, लेकिन हम अवॉइड करेंगे स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज करना हमारे नाम के अंदर, हमारे फाइल के नाम के अंदर। ऐसा क्यों, हो सकता है कि डॉलर यूज होता हो कहीं, है ना, हो सकता है ये डैश यूज कर सकता हूँ मैं, हो सकता है स्पेस भी यूज कर सकता हूँ, हो सकता है डॉट भी यूज कर सकता हूँ फाइल में, फाइल के नेम में, है ना। पर ये सारी जो चीज है हमें अवॉइड करनी है। क्यों, क्योंकि ये चीज ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी कर जाती है। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में हो सकता है यूज करता होता हो, मान लीजिए विंडोज में होता हो ये, लेकिन मैक में नहीं होता है। तो इस कंफ्यूजन में हमें पढ़ना ही नहीं है, इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे फाइल का जो भी नाम होगा थ्रू आउट द कोर्स उसमें केवल अल्फाबेट्स यूज होंगे। ठीक है, अल्फाबेट्स भी किस किस टाइप के, लोअर केस और अपर केस। लोअर केस मतलब मैंने यहाँ पे ए लिखा, मैंने ये ए लिखा, ये क्या है, लोअर केस, और ये क्या है, अपर केस। ठीक है, अब ये लोअर अपर केस क्यों है, अलग अलग क्यों चल जाते हैं, ये सब हम आगे देखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, एक छोटा सा पीस ऑफ स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, कि सी प्रोग्राम का, सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके लिए मान लीजिए कि अभी जो मेरे फाइल का नाम है वो है ABCD.C, ये मेरा एडिटर का पेज है। ठीक है, अब इस एडिटर के अंदर मैं मेरा कोड लिखूंगा। सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया, फिर मैंने एक और फंक्शन बनाया, इसको मैं नाम दे देता हूँ, इस फंक्शन का नाम मैंने दिया LMN। फंक्शन का अभी बस डेमो, डेमो है ये, ठीक है, स्यूडो कोड है, मतलब ये रियल नहीं है। फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, क्या डिक्लेरेशन, क्या डेफिनेशन, क्या कॉलिंग होती है, सब देखेंगे हम आगे। अभी बेसिक स्ट्रक्चर देख रहा हूँ कि सी का प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले फंक्शन का नाम मैंने LMN रखा, दूसरे फंक्शन का नाम मैं रखता हूँ PQR। ऐसे में बहुत से फंक्शन बना सकता हूँ, मेरी जितनी इच्छा हो उतनी। अब मैं क्या करता हूँ, एक और यहाँ फंक्शन बनाता हूँ, इस फंक्शन का नाम मैं क्या दूँ, इस फंक्शन का नाम मैं मेन दे देता हूँ। ठीक है, ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम। अब यहाँ पे हमारा OS, ये OS। अब जब मैं OS को बोलूंगा, जैसे हमने पहले क्या देखा था कि किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें OS को उसका नाम देना होता है। तो मैंने OS को बोला कि OS, मेरा जो प्रोग्राम है जिसका नाम ABCD है उसको आप रन करो। ठीक है,
तो ओएस की क्या फितरत है, ओएस कैसे सोचता है, ओएस को क्या कमांड दी गई है। ओएस को इतना बताया गया है कि अगर सी का प्रोग्राम है तो उसका एग्जीक्यूशन जो है वो हमेशा मेन फंक्शन से शुरू करो, हमेशा मेन फंक्शन से शुरू करो। ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ खत्म हो गया। तो ओएस क्या करेगा, पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको भी एग्जीक्यूट करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ इसको एग्जीक्यूट करने के बाद खत्म हो जाएगा। ठीक। ऐसा अगर यहाँ खत्म हो गया तो ये दो फंक्शंस कब चले, क्या ऐसा होता है कि मेन फंक्शन खत्म होने के बाद फिर एलएमएन रन होगा, फिर पीक्यूआर रन होगा, उसके बाद प्रोग्राम एंड होगा? नहीं, ये जो फंक्शंस है इसको कॉल करना होता है, इनको बुलाना पड़ता है ना। इनको, आपको किसी इंसान की जरूरत है तो आप उसको कॉल करोगे, आप उसको बुलाओगे कि हाँ मुझे आपकी जरूरत है। ठीक है। तो मान लीजिए मेन आप हो, ये इंसान आप हो। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ी इस इंसान की, आपको एलएमएन की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो आपने क्या किया, उसको कॉल किया, कॉल एलएमएन। कैसे कॉलिंग होती है, क्या होता है, सब हम आगे देखेंगे। ठीक है। आपको यहाँ पे जरूरत पड़ी, आपने मान लीजिए आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी पेपर के लिए, मैथ्स का पेपर है, आपने पहला पहला क्वेश्चन कर लिया, दूसरा क्वेश्चन कर लिया, तीसरा क्वेश्चन कर लिया, चौथा क्वेश्चन कर लिया। अब पांचवें क्वेश्चन पे आपको ऐसा लगा कि मुझे मेरे दोस्त की जरूरत है, तो आपने कॉल कर लिया आपके दोस्त को। ठीक है। बिना कॉल करे वो नहीं आएगा, आपको कॉल करना पड़ेगा। तो आपने जैसे ही कॉल किया तो क्या हो गया, उसका जो कंट्रोल था, जो उस क्वेश्चन का कंट्रोल था, अब उसके पास चले गया, अब वो कर रहा है वो क्वेश्चन। ठीक है। अब क्या हुआ, उसने अपना कुछ कुछ करा, उस पर कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन अप्लाई करे, है ना, उसके पास भी कुछ कुछ दिमाग होगा, उसने वो दिमाग लगाया। जब उसका खत्म हो गया, मतलब उसने पूरा दिमाग लगा लिया, हो सकता है उससे क्वेश्चन हुआ हो सकता है ना हुआ हो, तो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या होता है सब। तो जैसे ही उसका पूरा प्रोसीजर खत्म हो गया क्वेश्चन करने का, तो उसने क्या किया, फिर से वो कंट्रोल आपके हाथ में दे दिया। क्यों? क्योंकि पेपर तो पूरा आपका था, आपने तो एक क्वेश्चन के लिए आप उससे हेल्प मांगी। फिर क्या हुआ, आपने वाला क्वेश्चन हो गया नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं, उसके बाद आप अगले इंस्ट्रक्शन पे गए। ठीक है। ये ओएस क्या सोच रहा है मैं उस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। फिर आप अगले इंस्ट्रक्शन पे गए, ये वाला क्वेश्चन आपसे हो गया। फिर आपने सोचा कि नहीं अब मुझे पीक्यूआर की जरूरत पड़ रही है, अब मेरा दूसरा दोस्त है वो इसको इस टॉपिक पे ज्यादा अच्छा है, तो मैं क्या करता हूँ, कॉल कर लेता हूँ पीक्यूआर को, वो हेल्प कर देगा मेरी। ठीक है। तो अब ओएस का कंट्रोल यहाँ आया, ओएस ने देखा कि नहीं यार, आपने जो है आपके दोस्त को बुलाया, तो कंट्रोल कहाँ चले गया, आपके दोस्त के पास। पीक्यूआर क्या करेगा, कुछ कुछ उस पर वैलिडेशंस लगाएगा, कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस लगाएगा उस प्रोग्राम पे, उस क्वेश्चन पे। ठीक है। और उसको भी लगा कि इस पॉइंट पे क्या हुआ, उसको भी जरूरत पड़ गई एलिमेंट की, तो वो क्या करेगा, वो भी एलिमेंट को कॉल कर सकता है। फिर क्या हुआ, यहीं से उसने एलिमेंट को कॉल कर लिया, तो कंट्रोल चले गया यहाँ पर एलिमेंट पर। फिर पूरा एलिमेंट खत्म हुआ। फिर एलिमेंट का जब खत्म हो गया सारा, जो भी उसका अंदर का कोड था, पीस ऑफ कोड था, जो भी इंस्ट्रक्शन था, जब खत्म हो गए, कंट्रोल फिर से कहाँ पे गया, जहां से एलिमेंट कॉल हुआ था। एलिमेंट कहाँ कॉल हुआ था, एलिमेंट कॉल हुआ था पी क्यू आर के इस पॉइंट पे। कंट्रोल फिर से कहाँ गया, कंट्रोल गया इस पॉइंट पे। फिर आगे के इंस्ट्रक्शन कवर हुए पी क्यू आर के, फिर पी क्यू आर खत्म हो गया। पी क्यू आर खत्म होने के बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा, जहां से पी क्यू आर को कॉल किया गया था। पी क्यू आर को कहाँ से कॉल किया गया था, मेन के इस वाले पॉइंट से। कंट्रोल फिर कहाँ से गया, कहाँ गया, कंट्रोल फिर गया यहाँ पर। आगे के इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, आगे के इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन शुरू हो गया। यहाँ पे आके मेन फंक्शन खत्म हो गया। फिर कंट्रोल कहाँ गया, मेन को किसने कॉल किया, मेन को कॉल किया था ओएस ने। ये यहाँ से कॉलिंग जा रही है, मेन को कॉल किया। और जब खत्म हो गया तो फिर से जो कंट्रोल है फिर से ओएस के पास चले गया पूरा। और यहाँ पे आने के बाद आपके प्रोग्राम का एंड हो गया। ये इसको कहा क्या क्या कहा जाता है, ऊपर हेडिंग डालिए, मेथड लुकअप पैटर्न। और ये जो भी मैंने अभी समझाया आप अपनी लैंग्वेज में उसमें लिखिए। ठीक है। आपको हिंदी में आप सुटेबल है, आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी में लिखिए, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है आप इंग्लिश में लिखिए। पर ऐसा लिखिए कि जब आप वापस से आपके पेज पलटाएं आपके नोट्स के, तो आपको बराबर समझ में आए वो चीज़। ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे सिंटेक्स ऑफ फंक्शन क्या होता है।
सिंटेक्स ऑफ फंक्शन। ये चालू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप कुछ कुछ लिख लीजिए अपने नोट्स में। ये क्या है? ये स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये क्या है? ये कर्ली ब्रैकेट्स। ये क्या है? ये स्मॉल ब्रैकेट्स नहीं है, ये है राउंड ब्रैकेट्स। इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलना बंद करिए, इसको राउंड ब्रैकेट बोलते हैं। और प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। याद रख लीजिए, इसको पैरेंथेसिस बोलना है। आपको सालों साल तक केवल पैरेंथेसिस ही बोलना है इसको। ठीक है, ये लिख लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, पिछला एग्जांपल में मैंने क्या क्या फंक्शंस के नाम लिए थे, उन्हीं को एज अ बेस रख के मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या नाम है? एलिमेंट। इसका क्या नाम है? पी क्यू आर। मैंने यहाँ क्या लिखा? एलिमेंट। यहाँ मैं लिखता हूँ। अब किसी भी फंक्शन को फंक्शन कहलाने के लिए उसके अंदर कुछ कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, कुछ कुछ उसमें गुण होने चाहिए। तो वो क्या क्वालिटी होनी चाहिए? जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि एलिमेंट को आप सभी लोग, पूरी प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री इसको फंक्शन बोले, तो मैं चाहता हूँ कि इसके राइट में जो है वो पैरेंथेसिस लगा। क्यों लगा हो? ये सब जिसने भी सी बनाई है, जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है, उसने उसके दिमाग से, मतलब कुछ कुछ चीजें होती हैं जो प्री डिफाइंड होती है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाए जा सकते, इसलिए यहाँ पे पैरेंथेसिस लगता है राइट। लेफ्ट में क्या होता है? लेफ्ट में अभी हम इस लेवल पे हैं कि मैं आपको ज्यादा बता नहीं सकता लेफ्ट में क्या होता है, इसलिए अभी हम वॉइड से काम चलाएंगे। वॉइड होता है। अब ये क्या है? इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है। अब मैंने पिछले स्लाइड पे क्या बताया था कि फंक्शन के अंदर, ये एलिमेंट के अंदर कुछ चीजें थी। क्या थी ये? इंस्ट्रक्शंस थी, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो इसके अंदर भी होनी चाहिए। तो इंस्ट्रक्शंस कैसे डाल सकते हैं किसी फंक्शन के अंदर? वो डालने के लिए आपको यहाँ कर्ली ब्रेसेस ओपन करने होंगे, आपके जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो लिखने होंगे, कर्ली ब्रेसेस बंद कर देने होंगे। ठीक है। अब आप कॉपी में नोट्स बनाते बनाते इसकी भी हार डाल लीजिए। जहाँ पे कर्ली ब्रेसेस खुला है, उसी का एडजेसेंट, मतलब उसी का जो क्लोजिंग ब्रैकेट है, उसको आपस में लाइन से जोड़ने की, ताकि जब कोड धीरे धीरे जो हमारे बड़े होते जाएंगे तो आपको रीडेबिलिटी में दिक्कत ना होगी, और स्टार्टिंग से आपको आदत होगी लाइन खींचने की। अब मैं चाहता हूँ पी क्यू आर को फंक्शन बनाना, तो मैं कैसे बना सकता हूँ? वही, इसके राइट में एक होना चाहिए पैरेंथेसिस, इसके लेफ्ट में होना चाहिए वॉइड। वॉइड नहीं, बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन उस स्टेज पे नहीं है, उस लेवल पे नहीं है, इसलिए अभी केवल वॉइड से काम चलाएंगे हम। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। अब इसके अंदर में कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखने हैं, वो मैं कैसे लिख पाऊंगा? कर्ली ब्रेसेस ओपन, मेरे इंस्ट्रक्शंस मैंने लिखे, जो भी मुझे काम करवाना है इस फंक्शन से, तो कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और दोनों को लाइन से मैंने जोड़ दिया। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इस पार्ट को बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। आया समझ में? अब प्रीवियस स्लाइड में तीन फंक्शन थे, एलएमएन, पीक्यूआर और मेन। अभी इस स्टेज पे जितने भी फंक्शन हम बनाएंगे, उन सबके राइट में, उन सबके लेफ्ट में हमेशा वॉइड लिखा जाएगा, सिवाय एक फंक्शन के। क्या नाम होगा उस फंक्शन का? मेन। मेन के राइट में तो हमेशा पैरेंथेसिस होगा, ये तो डेफिनेशन है, किसी फंक्शन को फंक्शन बनने के लिए उसके राइट में पैरेंथेसिस होना चाहिए। पर इसके लेफ्ट में आईएनटी होगा। क्या होगा इसके लेफ्ट में? इसके लेफ्ट में आईएनटी होगा। इंट नहीं बोलना है इसको, आईएनटी बोलना है। अब इसको इंट क्यों नहीं बोलना है, ये हम तब डिस्कस करेंगे जब आईएनटी क्या होता है, वॉइड क्या होता है, और बहुत सारी चीजें, उन सब का जब डिस्कशन खुलेगा तब मैं आपको बताऊंगा कि इसको इंट क्यों नहीं बोलना। ठीक है। इतना आया समझ में कि जो मेन फंक्शन है उसके लेफ्ट में हमेशा आईएनटी होगा। और इनिशियली जब तक उस टॉपिक तक हम नहीं पहुंच जाते कि सब क्या है, ये आईएनटी वर्ड क्या है, तब तक हर फंक्शन जो मेन नहीं है, मेन को छोड़ के हर फंक्शन के लेफ्ट में वर्ड लिखा जाएगा। इतना आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैंने पिछले स्लाइड पे कुछ लिखा था। क्या लिखा था मैंने? वॉइड लिखा था और आईएनटी लिखा था। ये दोनों चीज क्या है?
जो चीज कीवर्ड्स। ठीक है, अब किसी भी कीवर्ड का नाम आप एज ए आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते। एज ए आइडेंटिफायर मतलब किसी को वो नाम नहीं दे सकते, किसी भी फंक्शन को आप ये नाम नहीं दे सकते। जो भी कीवर्ड्स हैं वो एज ए नेम नहीं यूज किया जा सकते। कैसे यूज नहीं किए जा सकते हैं? एज अ नेम। फॉर एग्जाम्पल, हम पिछले ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। यहीं पे मैं ये एलिमेंट का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मैंने पिछले स्लाइड पे एक फंक्शन बनाया, लेफ्ट में क्या होना चाहिए? वॉइड। यहाँ क्या होना चाहिए? नेम ऑफ फंक्शन। यहाँ क्या होना चाहिए? पैरेंथेसिस। फिर ये क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब ये जो है ये बिल्कुल वैलिड है। जब आप इसको कंपाइल करेंगे तो बराबर कंपाइल होगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, void int parenthesis curly braces on of set of instructions definition और डिक्लेरेशन, तो ये क्या है? यहाँ तो नाम आना चाहिए था फंक्शन का, तो यहाँ int हो गया। अब int क्या है? int है कीवर्ड। तो ये जो है यहाँ पर इस पॉइंट पे जो आपका प्रोग्राम है वो आपको एरर दे देगा। दिस शुड नॉट विल कंपाइल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ मैं आपको कि अगर किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तभी उसमें मेन फंक्शन होगा। वापस सुनिए ध्यान से कि अगर आपको किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तभी उसमें मेन फंक्शन होगा। इसका मतलब क्या? कि प्रोग्राम ऐसे भी बनते हैं जिनको एग्जीक्यूट नहीं करते। ऐसे भी कोई फंक्शन बनना पॉसिबल है जिनको हमें एग्जीक्यूशन करना ही नहीं जिनका। तो हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा ये सिनेरियो कब आएगा? जब हम लाइब्रेरी क्रिएशन की तरफ बढ़ेंगे, जब हम लाइब्रेरीज क्रिएट करेंगे। तो जब हम लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे तो उसमें मेन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्यों? ताकि मैंने लाइब्रेरी बनाई, एग्जाम्पल मैंने लाइब्रेरी बनाई, आप उस लाइब्रेरी का यूज करोगे। अगर मैं ही उसमें एग्जीक्यूशन फंक्शन डाल दूंगा, एग्जीक्यूशन पॉइंट डाल दूंगा, तो फिर जो आपने मेन फंक्शन लिखा है वो तो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए केवल हम लाइब्रेरी में मेन फंक्शन नहीं बनाते क्योंकि हमें उसको एग्जीक्यूट नहीं करना होता। ठीक है, अब ये जो पूरा सिनेरियो था कि ओएस मेन को कॉल करता है, मेन फंक्शन तभी लिखना पड़ता है जब हमें उसको उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है। तो इन सबसे एक समरी जनरेट हुई। क्या जनरेट हुई? इससे हमें क्या पता चला कि मेन क्या है? मेन जो है वो एक एंट्री पॉइंट फंक्शन है। लिख लीजिए ये। एक बार मैं पूरा स्टार्टिंग से फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। हमने चालू कहाँ से किया था? हमने फंडामेंटल से चालू किया। ठीक है, फंडामेंटल्स में हमने सबसे पहले क्या देखा कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुननी हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या बहुत तरीके की होती है। सी होता है, सी प्लस प्लस होता है, पाइथन हो गया, जावा हो गया, गोलैंग हो गया, सी शार्प हो गया, नोड जेएस हो गया, बहुत सारे तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुनना क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंस्ट्रक्शन देने का तरीका अलग अलग होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों यूज होती है? प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए। और प्रोग्राम्स क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अब इसके बाद क्या? इसके बाद हमने देखा एडिटर्स के बारे में। जैसे एम एस वर्ड एडिटर है, ऑफिस राइटर एडिटर है, नोट पैड, VI, VIM, ये सारी चीजें, ये सारे एडिटर्स हैं। एडिटर्स के यूज होते हैं टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। एज अ प्रोग्रामर हमें किस चीज से मतलब है? हमें बस इंस्ट्रक्शन से मतलब है कि मैंने जो लिखा है, मैंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, मुझे उससे ही मतलब है। मुझे उस चीज से मतलब नहीं कि उसका कलर क्या है, वो पेज में कितना सुंदर दिख रहा है, कितना बेकार दिख रहा है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे प्लेन टेक्स्ट एडिटर का। प्लेन टेक्स्ट एडिटर में आप जो लिखेंगे केवल वही सेव होगा। इसलिए हम प्रोग्राम लिखेंगे फाइल के अंदर। फाइल को क्रिएट करने के लिए हम यूज करेंगे प्लेन टेक्स्ट एडिटर। कौन सा एडिटर यूज करने वाले हैं हम लोग? यूज करने वाले हैं नोटपैड। ठीक है, आगे
इसके बाद हमने देखा ओएस के बारे में, डॉस, विंडोज, लाइनेक्स, लिनक्स, मतलब लिनक्स बोलते हैं, मैसेंटोस, क्रोमियम, यूनिक्स, बहुत ही सारे हैं। अब ओएस के बारे में हमने क्या देखा, और ओएस का यूज होता है, ओएस इज यूज टू ऑपरेट सिस्टम। सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए हमें ओएस की जरूरत पड़ती है। कोई भी एक्शन आप परफॉर्म करते हैं आपके पीसी पे, आपने कर्सर हिलाया, किसी पे डबल क्लिक किया, किसी को ओपन किया, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। यहाँ पे हमने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखा, किसी भी सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए उसका जो नाम होता है हमें ओएस को देना होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हमने इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी करके देखा था, हमने क्रोम खोल के देखा, हमने ये देखा कि बात किस मीडियम क्या है ओएस से बात करने का। ओएस से बात करने के लिए मीडियम है कमांड प्रॉम्प्ट, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है सीएमडी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि फाइल तो हमने बना ली, फाइल सेव कहाँ होगी। फाइल सेव करने के लिए हमें कोई स्टोरेज डिवाइस चाहिए होगा। स्टोरेज डिवाइस कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, प्राइमरी स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज। हमने उसके सब कैटेगरीज देखी, प्राइमरी में रैम होता है और रोम होता है। सेकेंडरी में बहुत सारे होते हैं, पेन ड्राइव हो गई, टेप हो गया, मेमोरी कार्ड हो गई, सीडी, डीवीडी, एसएसडी, एचडीडी, बहुत कुछ। ठीक है, फिर हमने एक सर्कल डिस्कस किया था, कैसे फाइल बनती है ना। पहले हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुन ली, फिर हमने एडिटर का यूज करके उसका फाइल बना लिया, उस फाइल को हमने सेकेंडरी स्टोरेज में सेव कर लिया, फिर उसके एग्जीक्यूशन के समय हमने उसको प्राइमरी स्टोरेज पे लोड किया। किसके हेल्प से लोड किया, हमने ओएस के हेल्प से सेकेंडरी स्टोरेज में पड़ी हुई फाइल को प्राइमरी स्टोरेज के रैम में लोड किया। ठीक है, फिर उसका पूरा एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद फिर से ओएस पे कंट्रोल गया, तो यहाँ पे एंड हो गया पूरा। हमने ये चीज यहाँ देखी। उसके बाद हम हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आ गए कि क्या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ शुरू हुई, बिल्कुल बेसिक यहाँ शुरू हुआ। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हमें एक फाइल बनानी होगी, उस फाइल का कुछ नाम होगा और उस फाइल का कुछ एक्सटेंशन होगा। इन आर केस जैसे हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं तो एक्सटेंशन सी होगा, सी डॉट सी नहीं, सी होगा। ठीक है, फिर हमने देखा नेम के बारे में, नेम कैसा हो सकता है, नाम क्या क्या हो सकता है फाइल का। नाम कुछ भी हो सकता है, हमारे केस में हम केवल अल्फाबेट्स यूज करेंगे, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर्स के ऊपर वैलिडेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम। हर ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ऐसा है कि आप ठीक है डॉलर यूज कर लीजिए, लेकिन किसी किसी में क्या डॉलर यूज नहीं कर सकते, किसी में डैश यूज कर सकते हो, किसी में नहीं कर सकते। सो इट्स बेटर कि हम केवल अल्फाबेट्स के ऊपर स्टिक करें। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम देखा, और हमने इसी स्लाइड पे एक और चीज देखी, वो हमने देखी कि मेथड लुकअप पैटर्न क्या होता है। और क्या देखा हमने कि एंट्री पॉइंट फंक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, उसमें तीन फंक्शन लिखे, तीनों को अलग अलग नाम दिया, उसमें से एक फंक्शन का नाम मेन है। मेन क्यों है, ये भी हमने डिस्कस किया। मेन इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा ये जो प्रोग्राम हो एग्जीक्यूट हो, है ना? अगर हम चाहते हैं कि एग्जीक्यूट ना हो तो हम इसमें मेन नहीं डालते। ठीक है, अब एग्जीक्यूट ना हो ऐसे क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं, हमने वो डिस्कस किया कि जब हम लाइब्रेरी क्रिएशन पे जाएंगे, जब हम लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे तो उसमें मेन नहीं होगा, क्योंकि हमें उसको एग्जीक्यूट नहीं करना है। ठीक है? फिर हमने यहीं पे एक सर्कल पूरा डिस्कस किया था कि पहले हमें रन करवाने के लिए हमें ओएस को उस प्रोग्राम का नाम देना होता है। प्रोग्राम सबसे पहले उस पूरी फाइल में मेन फंक्शन ढूंढता है, उस मेन फंक्शन को उसका कंट्रोल जाके रुकता है, फिर लाइन बाय लाइन वहां से इंस्ट्रक्शंस जो है वो रन होना, एग्जीक्यूट होना चालू होते हैं। फिर हम उन्हीं के अंदर से किसी और फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। हमने हमारे दोस्त का एग्जांपल लेके इसको पूरा समझा था। ठीक है, हर एक फंक्शन के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बताया था, प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, प्रोग्राम की डेफिनेशन होती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। लेकिन वो जो है वो बेसिक डेफिनेशन, वो लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिफर कर सकती है। जैसे सी लैंग्वेज के केस में क्या डेफिनेशन हो गई, अब उसकी डेफिनेशन हो गई कि प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ फंक्शंस एंड फंक्शंस आर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, यहाँ तक हमने ये देखा इस स्लाइड पे। इस स्लाइड के बाद क्या देखा, यहाँ पे हमने फंक्शन फंक्शन करा बहुत, फंक्शन ये फंक्शन वो, फंक्शन बनता कैसे है, सिंटेक्स ऑफ फंक्शन यहाँ पे हमने डिस्कस किया। तो इसका क्या क्या सिंटेक्स होता है, उससे उसको जानने से पहले हमने ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ा। ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, ये कर्ली ब्रैकेट हो गया, ये राउंड ब्रैकेट हो गया। प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। अब किसी भी चीज को फंक्शन बनाने के लिए पहले तो फंक्शन का कुछ नाम होगा, है ना, वो हमने नाम लिख लिया। नाम के राइट में पैरेंथेसिस क्लोज, ओपन और क्लोज। ठीक है,
उसके राइट उसके लेफ्ट में हमेशा वॉइड, हमेशा कब तक, जब तक मैं आपको ये ना बता दूं कि और क्या क्या आ सकता है। बहुत इन डेप्थ डिस्कशन है, तो वो पॉसिबल नहीं है इस लेवल पे करना है। तो अभी हम वॉइड से काम चलाएंगे, लेकिन मेन के राइट में तो पैरेंथेसिस आएगा, पर लेफ्ट में हमेशा आईएनटी आएगा, आईएनटी आएगा, इंट नहीं बोलना है उसे। ठीक है, हमने ये सारी चीज यहाँ देखी। और क्या देखा, इस लाइन को बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। इस पूरे कर्ली ब्रेसेस ऑन ऑफ के बीच के डाटा को हम बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ये हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद हमने देखा कि ये जो वॉइड है, ये जो इंट है, ये क्या है, ये कीवर्ड्स है। और कीवर्ड्स का यूज हम कहाँ नहीं कर सकते, किसी भी चीज को नेम, किसी भी चीज का, किसी भी चीज को नेम देने में, नाम देने में हम कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा कि मैंने एक फंक्शन बनाया एलएमएन नाम का, एक फंक्शन बनाया आईएनटी नाम का, तो ये एरर दे देगा, ये एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये जो आईएनटी जो है वो कीवर्ड है। ठीक है, एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, अब क्या, जो सी जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव मतलब हमने जो पहले डिस्कस कर लिया है, लेकिन एक बार और कर लेते हैं। केस सेंसिटिव मतलब ये जो लिखा है, ये क्या लिखा है, ए, ये क्या लिखा है, ये भी ए लिखा है। तो हमारे माइंडसेट के हिसाब से दोनों तो सेम है, लेकिन सी के हिसाब से दोनों अलग अलग हैं। ये क्या है, ये है अपर केस लेटर्स, और ये क्या है, ये है लोअर केस। अलग अलग चीजें हैं दोनों। अब इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि मैंने एक फाइल बनाई, मैंने एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ मैं, मैंने उसमें दो फंक्शंस बनाए। वॉइड वॉइड ही आना चाहिए, जब तक मैं नहीं बताता तब तक वॉइड ही आना चाहिए लेफ्ट में। फिर मैंने यहाँ नाम लिखा LMN, राइट में क्या आना चाहिए, पैरेंथेसिस। ये क्या हो गया, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। फिर क्या, ये क्या हो गया, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अब मैंने एक ही प्रोग्राम के अंदर, एक ही फाइल के अंदर एक फंक्शन तो ये बनाया, और एक फंक्शन ये बनाया। ठीक है, ये बताने से पहले एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर एक नाम के दो चीजें नहीं हो सकती, एक नाम के दो फंक्शंस नहीं हो सकते। ठीक है, इस लेवल पे अभी हम एक नाम के दो फंक्शंस नहीं हो सकते, ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा है तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर एक ही प्रोग्राम के अंदर एक नाम के दो फंक्शंस नहीं हो सकते, तो क्या ये कोड कंपाइल होगा? जैसे मान लीजिए ये तो पूरा एक ही फाइल है, तो पूरी एक ही फाइल है, इसमें दो फंक्शंस हैं, दोनों के नाम सेम है, तो ये कंपाइल होगा क्या? ये बराबर कंपाइल होगा। क्यों? क्योंकि इसका एल जो है वो लोअर केस है, और इसका एल जो है वो अपर केस है। आया समझ में? इसलिए कंपाइल होगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ void lmn, क्या अब कंपाइल होगा? ये तीन फंक्शंस हो गए। ठीक है, यहाँ पे स्पेस स्पेस है, तो क्या अब कंपाइल होगा ये? अब आंसर है कि अब कंपाइल नहीं होगा, और एरर इस वाली लाइन पे आएगी। क्यों? क्योंकि दो फंक्शन सेम नेम के हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हम हमारे डिस्कशन को एंड करते हैं, और हम छोटा सा ओवरव्यू दे लेते हैं कि हम अगले लेक्चर में क्या करने वाले हैं। अगले लेक्चर में हम ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ पे पहले तो हम डाटा सेव करेंगे। ठीक है, दो नंबर सेव करेंगे, उन दो नंबर को सम करके कहीं एक और तीसरी जगह पे सेव करेंगे, और वहां से चीज को उठा के हम प्रिंट करेंगे। जैसे कि काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है सुनने में, तो एक बेसिक सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। ये तीन ब्लॉक्स हैं, इसके अंदर मान लीजिए 10 रखा हुआ है, इसके अंदर 20 रखा हुआ है, तो मैं यहाँ क्या चाहता हूँ, यहाँ 10 + 20 रखें, तो यहाँ पे 30 आए, और ये 30 जो है वो प्रिंट हो, ये चाहता हूँ मैं। ये प्रोग्राम हम कल बनाएंगे, और एक एक चीज को देखेंगे कि पहले रैम में जाती है, मतलब पहले ओएस के पास जाता है, फिर ओएस जो है वो सब सारे डाटा को, उसको जो भी पूरा प्रोग्राम है उसको रैम में लोड करता है। फिर रैम में जो भी है, जो भी वेरिएबल डिक्लेरेशन है, उसका कैसे मेमोरी एलोकेशन होता है।
है ना। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, कितने तरीके के वेरिएबल्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ हम देखेंगे। अभी मैंने आपको यहाँ बताया था, ये मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन के आखिरी में लिखा होता है रिटर्न 0, ये इसके बारे में देखा जाएगा। ये सारी चीज़ हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, गुड बाय।